बेंगलुरु की एक पुरानी चाय की दुकान के पीछे 1980 के दशक के आखिरी सालों में एक दुबला पतला युवक अक्सर देर रात तक बैठा रहता था। हाथ में सस्ती डायरी, आंखों में अजीब सी बेचैनी। वो डायरी किसी प्रेम कहानी या कविता से भरी नहीं थी, बल्कि उसमें समाज, इंसान की भूख, सत्ता, सेक्स, भगवान और डर पर सवाल लिखे होते थे। उस युवक को न तो कोई पहचानता था, न ही वो चाहता था कि कोई पहचाने, क्योंकि वो जानता था कि अगर लोग उसके विचार जान गए तो या तो उसे पागल कहेंगे या खतरनाक। उस युवक का नाम था उपेंद्र राव, और ये वो सच्चाई है जिसे खुद उसके कई प्रशंसक भी नहीं जानते कि उपेंद्र ने अपने जीवन का सबसे लंबा संघर्ष कैमरे के सामने नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर लड़ा था। उपेंद्र राव का जन्म 18 सितंबर 1967 को कर्नाटक के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद और शरारतों में डूबे रहते, उपेंद्र अक्सर लोगों को चुपचाप देखता रहता। वो ये समझने की कोशिश करता कि लोग जैसा कहते हैं वैसा करते क्यों नहीं। घर में अनुशासन था, पढ़ाई पर जोर था, लेकिन उपेंद्र की रुचि किताबों के उन पन्नों में ज्यादा थी जहां दर्शन, मनोविज्ञान और समाज की बातें लिखी होती थीं। स्कूल के दिनों में ही उसने महसूस कर लिया था कि ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जाती है, और यही सोच आगे चलकर उसके पूरे सिनेमा की नींव बनी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उपेंद्र नाटकों से जुड़ गया, लेकिन वो पारंपरिक नाटक नहीं करना चाहता था। उसे ऐसे किरदार चाहिए थे जो दर्शकों को असहज करें, जो उनके दिमाग में सवाल छोड़ जाएं। कई बार उसके लिखे सीन शिक्षकों को भी अजीब लगते थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये लड़का सीमा लांघ रहा है, लेकिन उपेंद्र को सीमाएं हमेशा बनावटी लगती थीं। सिनेमा में आने का उसका सपना किसी हीरो बनने का नहीं था। वो कभी फिल्मी पोस्टरों पर अपनी तस्वीर लगाने की कल्पना नहीं करता था। वो बस अपनी बात कहना चाहता था, और वो जानता था कि अभिनेता बनकर वो पूरी बात नहीं कह पाएगा। इसलिए उसने निर्देशन को चुना। शुरुआती दौर में उसने सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। ये वो समय था जब उसने फिल्म इंडस्ट्री की असली सच्चाई देखी, कैसे कहानियां बदली जाती हैं, कैसे बाजार तय करता है कि दर्शक क्या देखेगा, और कैसे कलाकार धीरे धीरे अपने ही विचारों से समझौता करने लगते हैं। उसी दौर में उपेंद्र ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने विचारों को नरम नहीं करेगा। 1995 में जब उसने अपनी पहली फिल्म थरले नान मगा बनाई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये आदमी आगे चलकर कन्नड़ सिनेमा की परिभाषा ही बदल देगा। फिल्म सामान्य थी, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ समझदार लोगों ने महसूस किया कि इसके पीछे एक अलग दिमाग काम कर रहा है। असली तूफान 1998 में ओम के साथ आया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये समाज के मुंह पर मारा गया सवाल था। अपराध, राजनीति और सत्ता के गठजोड़ को जिस निडरता से उपेंद्र ने दिखाया, वैसा भारतीय सिनेमा में बहुत कम हुआ था। फिल्म इतनी वास्तविक थी कि कई असली अपराधियों ने इसे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की बात कही। ओम ने उपेंद्र को प्रसिद्धि दी, लेकिन उससे ज्यादा उसे विवाद दिया, और उपेंद्र विवादों से कभी नहीं डरा। इसके बाद जब उसने उपेंद्र नाम की फिल्म बनाई, तो उसने नायक की सारी पारंपरिक परिभाषाएं तोड़ दी। ये फिल्म इंसान की वासना, अहंकार और आत्मकेंद्रित सोच पर सीधा हमला थी। कई दर्शकों ने इसे असहनीय कहा, कई आलोचकों ने इसे भटकाव बताया, लेकिन उपेंद्र का मानना था कि अगर दर्शक असहज नहीं हो रहा तो सिनेमा बेईमान है। उसकी फिल्मों में नायक कोई भगवान नहीं होता, बल्कि कमजोरियों से भरा एक इंसान होता है, जो कई बार खुद ही खलनायक बन जाता है। 2000 के दशक में स्वस्तिक जैसी फिल्मों के जरिए उपेंद्र ने धर्म, राजनीति और मानसिक गुलामी जैसे मुद्दों को छुआ। उसे सेंसर बोर्ड से लड़ना पड़ा, उसे निर्माता छोड़कर गए, लेकिन उसने कभी अपने विषयों से समझौता नहीं किया। धीरे धीरे उसकी फिल्में कम होने लगीं, क्योंकि वो उस तरह का सिनेमा नहीं बना सकता था जो सिर्फ टिकट बेचने के लिए बनाया जाए। इस दौर में उपेंद्र ने अभिनय पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन वहां भी उसने सुरक्षित किरदारों से दूरी बनाए रखी। व्यक्तिगत जीवन में उपेंद्र हमेशा रहस्यमय रहा। 2003 में उसने प्रियंका त्रिवेदी से विवाह किया। ये शादी भी बिना शूर शराबे के हुई। वो मानता था कि कलाकार की निजी जिंदगी का तमाशा बनाना उसके काम को छोटा कर देता है। पिता बनने के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली, बल्कि और गहरी हो गई। वो मानने लगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल छोड़ना ज्यादा जरूरी है, जवाब देना नहीं। 2015 में उपेंद्र 2 के साथ उसने एक बार फिर साबित किया कि वो अभी भी वही है। ये फिल्म आत्मविश्लेषण, अहंकार और इंसान की दोहरी प्रकृति पर आधारित थी। ये कोई आसान फिल्म नहीं थी, लेकिन उपेंद्र कभी आसान रास्ते पर चला ही नहीं। बाद में उसका राजनीति में कदम भी इसी सोच का हिस्सा था। उसने प्रज्ञावंत जनता पार्टी बनाई। उसका उद्देश्य सत्ता पाना नहीं, बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाना था। भले ही ये प्रयास व्यावहारिक रूप से सफल न हुआ हो, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि उपेंद्र का संघर्ष सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है। आज उपेंद्र राव को किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। वो न पूरी तरह स्टार है, न पूरी तरह दार्शनिक।
वो एक ऐसा कलाकार है जिसने सिनेमा को आईना बनाया और उस आईने में समाज को उसका असली चेहरा दिखाया। उसकी कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने लोकप्रिय होने से पहले ईमानदार होना चुना, जिसने तालियों से ज्यादा सवालों को अहमियत दी। और शायद यही वजह है कि उपेंद्र राव को पूरी तरह समझना आज भी आसान नहीं है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि समय के साथ वही कलाकार अमर होते हैं जो अपने समय से आगे चलते हैं।